जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने बताया था इस क्लास में जो पढ़ेंगे, फिजिकल वालों को बता रहा हूँ, ऑनलाइन वाले तो ये लेक्चर रूटीन में लें मत, बिल्कुल ना छोड़ें ये लेक्चर। तो इस क्लास में जो पढ़ेंगे उसका अगली या पिछली क्लासों से ताल्लुक नहीं होगा 3-4 दिन तक, लेकिन 3-4 दिन बाद भी अगर आप इस क्लास को नहीं लेंगे तो फिर आपके साथ वो होगा जो मैं करूँगा। निकालें जी, टिक लगा लें। आसान आसान सी बातें पढ़नी है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। आज दिमाग लगाना होगा तो मैं खुद बताऊंगा। रीडिंग स्टोरी बुक समझ लें, क्योंकि हम आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहते कि सुबह भी बुलाए और शाम को आपको बुला के जो है वो आपका दिमाग लगवाएं। एक ही है, उसका ख्याल भी रखना है। जी चैप्टर 20 में आ जाएं, पेज नंबर 585। कौन से भाई? 585। आज के लेक्चर का भेज दें, हमने क्या क्या पढ़ा पार्ट ए और बी में। A registered person making a taxable sale shall maintain and keep कौन कौन से रिकॉर्ड्स अपने बिजनेस प्रेमिसेस में रिकॉर्ड्स रख ले। रिकॉर्ड्स वही होते हैं ना, सेल कितनी की, परचेज कितनी की, बिजली के बिल कितने हैं, ये सारी चीजें तो मेंटेन करें और फिर संभाल के भी रखें। कहां पे रिकॉर्ड संभाल के रखें? बिजनेस प्रेमिसेस में या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस में, वही की बात है। इंग्लिश में रख लें या उर्दू में रख लें, तुर्की जबान में नहीं रखने आपने। द रिकॉर्ड्स ऑफ टायर जो परचेज की हैं उसके भी रिकॉर्ड रखें। इधर देख लेना, बस छोड़ें आप बातें। टायर जो परचेज की हैं उसके भी रिकॉर्ड संभाल के रखें। जो इंजन इंपोर्ट की है उसका भी रिकॉर्ड संभाल के रखें। लेट आने का टाइम भी याद रखें। सेल मेड, ये सारे रिकॉर्ड संभाल के रखें। बाकी सेल आपको पता है हमारी जीरो रेट भी होती है, एग्जैम्प्ट सेल भी होती है, नॉर्मल सेल भी होती है, सबके रिकॉर्ड संभाल के रखें। तो बता दें जी, बिजनेसमैन ने अपने रिकॉर्ड्स कहां संभाल के रखने हैं? किस जबान में? जो टायर खरीदे हैं और जो इंजन इंपोर्ट की है और जो गाड़ियां बेची हैं, उन सब के रिकॉर्ड संभाल के रखें। बाय हिम, आपने बेची या आपके एजेंट ने बेची। रिकॉर्ड्स विल बी केप्ट इन सच अ फॉर्म दैट इज टैक्स लायबिलिटी कैन बी रेडीली एसरटेन्ड। रेडीली एसरटेन्ड से क्या मराद है? रिकॉर्ड इतने अच्छे तरीके से हों कि आपकी टैक्स लायबिलिटी फौरन निकल आए। आगे आ जाए ना, इतनी सीटें खाली। रेडीली एसरटेन्ड। फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट। ये रिकॉर्ड्स हैं जो आप लोगों ने रखने हैं। कौन कौन से जी? जो आपने गाड़ियां बेची हैं, जो आपने टायर खरीदे हैं, या जो आपने इंजन इंपोर्ट किए हैं, तो इनके आपने ये रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। एज्यूमिंग कि होंडा एटलस कार या किया कार्स की बुक्स हैं। तो रिकॉर्ड्स ऑफ सेल मेड, सेल जो आपने की है, सेल में क्या क्या रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं? बोले ना, इसका मतलब क्या बेचा, कितना बेचा, कितने का बेचा, किसको बेचा, वो रहता कहां था। नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन टू हुम सेल वर मेड एंड टैक्स चार्ज। 1 करोड़ की गाड़ी 1 करोड़ 18 लाख की है तो 18 लाख भी बताएं। और रिकॉर्ड्स कौन से संभाल के रखने हैं? टायर खरीदा आपने, होंडा ने किससे टायर खरीदा? जनरल टायर से। इसमें क्या क्या बताने? देखिए मेन चीजें मैंने अंडरलाइन की है। क्या खरीदा, कितना खरीदा। घर में भी इसी तरह लगे रहा करें। क्या कहना है किसी ने? कितने का खरीदा, किससे खरीदा, वो कहां रहता था, और उसको, अच्छा पिछली लाइन में ये नहीं लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन, और उसका नंबर क्या था जिससे खरीदा। सप्लायर कौन था वैसे? जनरल टायर। एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन परचेज। और जो इंजन आपने इंपोर्ट किया उसमें क्या क्या बताने हैं? बोले। क्या खरीदा,
कितने खरीदे, कितने का खरीदा, और कितना। असल में ये बाहर के मुल्क से मंगवाना होता है ना, तो इसमें फिर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह बाहर के बंदे का तो कोई नहीं होगा, वो तो बाहर के मुल्क से आई हैं चीज़ें। अच्छा, अब जो हजरात लेट आए हैं बिल्कुल कोई मसला नहीं हुआ, बस ये सुन लें हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि जो बंदा सेल्स टैक्स को फॉलो कर रहा है उसने अपने पास कौन से रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। तो लेट आने वाले इधर देखें, उसने अपने बिजनेस प्रेमिसेस में या रजिस्टर्ड ऑफिस में, एक ही बात है, इंग्लिश या उर्दू के अंदर रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। कितनी गाड़ियां बेची, कितने की बेची, किसको बेची, कितने टायर खरीदे, कितने के खरीदे, किससे खरीदे, क्या नाम था उसका, क्या पता था उसका, और कितने इंजन इंपोर्ट किए। तो ये चीज़ें सारी आपने बतानी है। आगे बस आप नॉर्मल तरतीब से आ जाएं। रिकॉर्ड ऑफ जीरो रेट सेल भी बताएं, यानी कि वो गाड़ियां बाहर के मुल्क में कितनी बेची, और एक्सपोर्ट से एग्जाम्प्ट सेल के भी रिकॉर्ड बताएं। डबल एंट्रीज भी करें सेल्स टैक्स की, सेल्स टैक्स की डबल एंट्रीज होती हैं, सारी चीज़ों की डबल एंट्रीज होती हैं। डबल एंट्रीज हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा। यानी कि वैसे बता दूं, जब आप गाड़ी बेचते हैं तो एंट्री करते हैं कैश डेबिट, सेल क्रेडिट एंड पेएबल टू गवर्नमेंट। तो इस तरह जनरल एंट्रीज आप इनके रिकॉर्ड रखें ताकि टैक्स वाले आए तो आपकी जनरल एंट्रीज देख सकें। तो इसलिए याद रखिएगा, बिजनेस के न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहे हो इनकम टैक्स में, तो सेल में 100 जाना चाहिए, सेल में 118 नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 18 रुपये अमानत है, या 18 रुपये जो है वो सेल है, मेरी अमानत है। ओके, नेक्स्ट, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। क्रेडिट डेबिट नोट पे तो हम क्लास पूरी रखेंगे। बैंक स्टेटमेंट, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, बिजली के बिल्स, सैलरी एंड लेबर के बिल्स, कैश बुक, रेंट एग्रीमेंट, सेल परचेज एग्रीमेंट एंड लीज एग्रीमेंट। इस पॉइंट ई से बड़ा अच्छा समझ आ जाता है कि इस सेक्शन का मकसद क्या है। रिकॉर्ड्स, कौन कौन सी चीज़ें दफ्तर में संभाल, ये घर वाले रिकॉर्ड संभाल के रखते हैं। कई दफ़ा वालिद साहब देख लें, आप देख लें, घर के डॉक्यूमेंट संभाल के रखे होते हैं। रेंट एग्रीमेंट किया हो तो घर किराए पे, तो उसके डॉक्यूमेंट संभाल के रखे होते हैं। मैट्रिक की सनद तो आपने रखनी है अपने साथ, पता नहीं वो तो जिसके बारे में घर वाले कहते थे, बस इसमें अच्छे नंबर ले लो, आगे FR1 खुद ही पास हो जाएगी। पॉइंट ई ए, रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू। आप लोग अपने वैसे बच्चों को क्या कहेंगे, कोई फिक्रा जरा बनाएं बैठ के, जरा मिलके हम बनाते हैं। अपना कारोबार करो। जिस घर में सूरह वाक़िया पड़ी जाती है उस घर में फाका नहीं आता। पॉइंट ई ए, आमाल की तरफ रुख फेरिए। दुनिया की मेहनत मना नहीं है, लेकिन आमाल की तरफ रुख फेरिएगा उनका। रिकॉर्ड रिलेटिंग टू गेट पास, रिकॉर्ड रिलेटिंग टू गेट पास। गेट पास तो इनवर्ड भी होते हैं जब सामान आते हैं गोदाम में, और आउटवर्ड जब सामान सेल होता है। और ट्रांसपोर्ट की रसीदें, जाहिर बात है ट्रक वाले से किसी और से आप ट्रांसपोर्ट कराएंगे सामान, उसकी रसीदें वगैरह संभाल के रखें। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ रिकॉर्ड्स मे बी मेंटेन्ड। अगर आपको मसला है तो आप ये सारी चीज़ों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक ले रख लें, ए से लेके ई ए तक जितनी भी हैं। और सच द रिकॉर्ड्स अगर कोई बोर्ड बता दे तो। ये जी सवाल आता है अक्सर 5-6 नंबर का कि कौन कौन से आपने रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। ABCDDEEF, ये सारे रिकॉर्ड्स आपने संभाल के रखने हैं, इंग्लिश में या उर्दू में। लिख के नहीं आने उर्दू में, लिख के इंग्लिश में लिख के आने। ये रिकॉर्ड आप इंग्लिश या उर्दू में अपने बिजनेस में रखें, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा माय ब्रो। पॉइंट 1A, पॉज करो। वन पढ़ेंगे। द बोर्ड may require a registered person to use only such number of business bank accounts as specified by as specified। क्या मतलब है इस बात का? मैं बस स्टोरी पढ़े आज, बता दें क्या मतलब है इस बात का। अगर बोर्ड कह दे तो आपने फिर उतने ही नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स खोलने हैं जितने बोर्ड के। अगर ज्यादा बैंक अकाउंट खोलेंगे तो मसला क्या होगा, आपको ऑडिट करना मुश्किल होगा ना, टैक्स वाले आएंगे परेशान होंगे। तो बैंक अकाउंट ज्यादा खोलने चाहिए या कम से कम? कितने कितने बैंक अकाउंट्स खोले? एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। तो मेरे ख्याल से तो कम से कम ही चाहेगा वो बैंक अकाउंट खोले। ज्यादा बैंक अकाउंट होंगे तो परेशान ही रहेगा बोर्ड भी कि कहां कहां आपके बैंक अकाउंट खोले हुए हैं। और फिर आपने इन्हीं अकाउंट्स को यूज करना है। माय डियर इधर देखें, टायर भी यहीं से पेमेंट करके लेने हैं, गाड़ियों को बेच के पैसे भी इसी अकाउंट में डलवाने हैं, और टैक्स भी इसी अकाउंट से पे करना है। फिर सारी पेमेंट्स इसी अकाउंट से कीजिएगा।
द बोर्ड में स्पेसिफाई टू कीप अदर रिकॉर्ड्स, ये तो डुप्लीकेशन है, पॉइंट F और 2A की बात करें। 2A भाई फिजिकल कैश रजिस्टर दुकान पे पड़ी हुई वो मशीन सी होती है जो FBR के सिस्टम के साथ लिंक होती है और आपका रिकॉर्ड उधर जा रहा होता है। जो हजरात लेट आए हैं हम सिर्फ ये पढ़ें कि हम टैक्स के अतबार से क्या रिकॉर्ड संभाल के रखें, सेल्स टैक्स के अतबार से। द बोर्ड में स्पेसिफाई फॉर एनी पर्सन टू यूज द इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर अप्रूव्ड बाय बोर्ड, जो बोर्ड अप्रूव करेगा। लेकिन बोर्ड कोई तरीका भी बता सकता है या कोई सॉफ्टवेयर भी बता सकता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। और फिर आप रिकॉर्ड्स को, अगर बोर्ड ने कोई तरीका या सॉफ्टवेयर निकाल दिया, फिर आपको रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिकली ही रखना पड़ेगा। और फिर ये सॉफ्टवेयर आपकी मर्जी का नहीं होगा, फिर बोर्ड विल अप्रूव द सॉफ्टवेयर, फिर बोर्ड अप्रूव करके देगा कौन सा सॉफ्टवेयर सही है कौन सा नहीं है। जिस बंदे का कंपनीज लॉ में ऑडिट होता है, जिस बंदे का कंपनी लॉ में, ये कॉपी देगा सालाना ऑडिटेड अकाउंट्स की along with a certificate by auditor certifying the payment of tax. He shall submit to FBR a copy of annual audited accounts. Audited accounts क्या होते हैं? P&L, balance sheet, नहीं records नहीं होते accounts. Along with a certificate by auditors, जिसमें वो auditor भी लिख के देगा अल्लाह का शुक्र है मैंने चेक कर लिया, उन्होंने टैक्स सारा पे कर दिया। तो रिवाइज करें जी, क्योंकि इसको याद आप कल करें परसों करें आपकी मर्जी है, लेकिन आप लोग जो सारे इधर बैठे हुए हैं आप लोगों ने ये लेक्चर दोबारा अटेंड नहीं करना, आप लोगों ने बस आज ही जाके इसको 15 मिनट लगा के दोबारा पढ़ लेना है। ये सारा आसान है जो हम पढ़े हैं। बिजनेस प्रेमिसेस या रजिस्टर्ड ऑफिस में इंग्लिश या उर्दू रिकॉर्ड में टायर खरीदने का, इंजन इंपोर्ट करने का और गाड़ियां बेचने का रिकॉर्ड रखें। यही इन तीनों में बातें थी। जीरो रेट सेल का, सेल्स टैक्स अकाउंट का रिकॉर्ड रखें, डेबिट क्रेडिट नोट का, इनवर्ड आउटवर्ड गेट पास का, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ रिकॉर्ड्स भी रखा जा सकता है। बोर्ड अगर चाहे तो किसी बंदे को कह दे कि कम से कम बैंक अकाउंट यूज करो, बहुत ज्यादा तो परेशान कौन बात है। और पॉइंट 2A में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। और पॉइंट 3 में इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम से सवाल आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस 1-2 नंबर का, उसमें बोर्ड कोई प्रोसीजर बता देगा या कोई सॉफ्टवेयर बता देगा जिसमें आप रिकॉर्ड रखें। और अगर आपका कंपनी लॉ में ऑडिट हो रहा है तो फिर 2 बातों का एहतियात रखनी है। ये 2 बातें पेपर में अलग अलग लिख के आनी है। एक तो आप कॉपी जमा कराएंगे ऑडिटेड अकाउंट्स की, ओरिजिनल तो अपने पास रखें, कॉपी भेजें उनको, एक कॉपी जमा करा दें ऑडिटेड अकाउंट्स की, और दूसरा एक सर्टिफिकेट बनवाएं ऑडिटर से कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा का सारा टैक्स पे कर लिया है। ओके। बिल दुकान पे जाते हैं ना, बिल बनता है, टैक्स इनवॉइस बिल। A registered person making a, ये मेकिंग सप्लाई क्या होता है, परचेज या सेल? मेकिंग सप्लाई, गुड, वेल डन। मेकिंग सप्लाई सेल। A registered person making a taxable sale shall issue a serially numbered tax invoice. इनवॉइस कौन देता है, आप देते हैं या दुकानदार देता है? सेलर, बिल्कुल दुकानदार। shall issue a serially numbered tax invoice किस वक्त देता है? आपके घर पहुंचने के बाद देता है या एट द टाइम ऑफ सप्लाई देता है? एट टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? अर्लियर ऑफ व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और व्हेन द गुड्स आर, दोनों में से जो अर्ली होगा उस वक्त इनवॉइस बनाया करेंगे, क्योंकि टैक्स लगाना है ना। एट टाइम ऑफ सप्लाई इन इंग्लिश और उर्दू, जैसे मर्जी कर दें। नेमली, अच्छा बिल पे क्या क्या लिखा होता है, सोचना शुरू करें एक एक करके। नाम, नहीं सेलर का। बिल बनाएगा कौन? बिल तो नहीं, इनवॉइस। सेलर विल मेक इनवॉइस, विल इशू इनवॉइस एंड मेक इनवॉइस, समझ लें जो भी। इसमें सेलर का नाम पता लिखा होगा, और क्या लिखा होगा? एड नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ बायर। और डॉलेंस वालों का नाम लिखा होगा ना, अगर होंडा से गाड़ी खरीदने हैं डॉलेंस वाले, तो डॉलेंस वालों का नाम लिखा होगा कस्टमर का,
होंडा सेलर है तो बायर डॉलेंस भी हो सकते हैं या बुरा बच्चा भी हो सकता है। कौन? कोई ऐसा बंदा गाड़ी खरीदने आ सकता है, बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इसका कारोबार हो, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हो, कहे मैंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, लिखें होंडा इज सेलर। हमारी ये जो सेक्शन 23 है इसमें हम एज्यूम होंडा सेलर है। Name, address and registration number of buyer. And in case of sale by manufacturer or importer to unregistered distributor. फर्ज कर लें ये बुरा बच्चा अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, फर्ज कर लें, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं डीलर वगैरह जो चीजें एक से लेके दूसरे को देते हैं। अच्छा अब इधर देखें, अगर और ये होंडा क्या है? मैन्युफैक्चरर। अब अगर ये इसको चीजें बेचेगा तो फिर नाम, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन, अभी सबर करें, नोट ना करें, नाम, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन। और अगर इसको चीजें बेचेगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ ही नहीं सकता क्योंकि बायर ने अभी तक अपने आप को रजिस्टर, फिर क्या पूछें उससे? एंड इन केस ऑफ सेल बाय होंडा टू बुरा बच्चा द NIC और NTN, फिर क्या पूछें इससे? और NTN भी पूछें। बाकी ऑब्वियसली नेम और एड्रेस तो आप इससे पूछेंगे ही, लेकिन इससे NIC और NTN भी पूछ लें। ये काट दें इधर, NIC और NTN भी, यानी नेम और एड्रेस तो पूछें। ऐसे आप लोगों ने कंफ्यूज होना है, यहां पे लिख दें नेम, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन। लेकिन नीचे वाले का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो फिर कैसे पहचानेंगे इसको? FBR वालों ने अगर कल को पकड़ना हो इसका NIC पूछ ले। मैं नादरा वालों ने फिर पता किया होगा, फिर नादरा बाजी को साथ ले जाए और जाके उसको पकड़ लें। NTN तो इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन के बाद इशू होता है ना। इनकम टैक्स में हो सकता है उसने आपको रजिस्टर कराया हो, मैं कह रहा हूं सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं हुआ। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, किसने पूछा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। ओके, ये ऑर्डिनरी कंज्यूमर ऊपर कहीं लिखा नहीं हुआ, पहले डेफिनेशन में लिखा होता था। अब ऑर्डिनरी कंज्यूमर ऊपर लिखा नहीं हुआ तो वैसे ही चलें, ऑर्डिनरी कंज्यूमर की डेफिनेशन याद कर लें, 1-2 नंबर की आ गई तो। ऑर्डिनरी कंज्यूमर मैं और आप लोग हैं ना, मीन्स अ पर्सन हु कम्स इन क्लास एट टाइम। Ordinary consumer is a person who is buying goods for his own use and not for the purpose of sale. आप तारें किस लिए खरीदते हैं? इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं, घर में इस्तेमाल कर लें और कोई इस्तेमाल कर लें, उसको बेचने के लिए तो नहीं खरीदते, खाने के लिए तो नहीं खरीदते। तो अगर रजिस्टर्ड बंदे को सेल हो रही है तो क्या मांगे? नाम, पता और
इन केस सेल बाय होंडा, और अगर होंडा सेल कर रहा हो टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, बुरे बच्चे को, तो फिर उससे क्या ले लें? NIC और NTN दोनों में से दो है, वो भी ले लें। NTN से सेल्स टैक्स वालों को दिया जाता है, इनकम टैक्स वालों को। बिल पे और क्या लिखी होनी चाहिए? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, यानी किस दिन बिल बनाए। ये ना इतना सा सिर्फ था, डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, सिर्फ इतना सा था पहले। ये ब्रैकेट में ले लें, लेकिन याद करना है ये इंक्लूडिंग यहां पे खत्म हो रहा है, ये इंक्लूडिंग यहां पे खत्म हो रहा है। असल में ये जो फैब्रिक्स वाले थे ना, टेक्सटाइल, यार्न और फैब्रिक वाले, इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ डिफरेंट रूल्स बनाए। तो उन लोगों के लिए ये यान, अब ये अब देख लें, यान ये जो धागा है गोल हुआ है और मोटा सा धागा, यान, तो यान और फैब्रिक्स कपड़े वालों के लिए गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी उनके लिए कहा, ये तो इदारे का नाम है ना, इन केस ऑफ टेक्सटाइल यान एंड टेक्सटाइल फैब्रिक, इन केस ऑफ टेक्सटाइल यान एंड टेक्सटाइल फैब्रिक, दो चीजें, तीन चीजें आपने और बतानी है, काउंट, डिनायर और कंस्ट्रक्शन कैसे हुई इसकी। ये डिनायर का मतलब देखा था पिछली दफा, पता नहीं क्या ये क्वालिटी होती है, क्या होती है डिनायर, या काउंट का कोई मैयर होती है? A person who denies something, पेड़ है। ये करें ना नोट, नंबर 1 2 3 नंबरिंग देना। डिनायर इज अ यूनिट ऑफ मैयर, इट इज अ यूनिट ऑफ मैयर, जैसे केजी होता है या और होता है मैयर, that indicates the thickness of a textile fiber or yarn। और कंस्ट्रक्शन मींस उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है। ओके और बाकी आपको पता है, फिर बिल पे ये तो लिखा ही होता है कि गाड़ी 100 रुपए की थी, 18 रुपए सेल्स टैक्स है, तो बेची कितने की है? 118। ठीक है मडियर, चलें याद करें इसको जुबानी जुबानी। बिल पे क्या क्या चीजें बतानी है? अपना नाम, होंडा ने अपना नाम, अपना पता और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन सा, इनकम टैक्स वाला, सेल्स टैक्स वाला, और क्या बताना है? डॉलेंस का नाम, डॉलेंस का पता, डॉलेंस का रजिस्ट्रेशन, और अगर होंडा या इंपोर्टर चीजें बेच रहा हो बुरे बच्चे को, तो उनसे NIC या NTN मांग ले ताकि बाद में वो पकड़ा जाए। और इसके अलावा आपने बिल के ऊपर डेट लिखनी है, बिल के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखनी है चीजों की, और अगर टेक्सटाइल यान या फैब्रिक है तो उस केस में आपने 3 चीजें लिखनी है, काउंट, डिनायर एंड कंस्ट्रक्शन इनकी। बोर्ड में स्पेसिफाइड मॉडिफाइड इनवॉइसेस, यानी डिफरेंट इनवॉइसेस कुछ लोगों के लिए, बोर्ड में स्पेसिफाइड मॉडिफाइड इनवॉइसेस फॉर आ सेल, फॉर आ सेल ओनली 1 बिल विल बी इशूड। सही है, एक सेल का एक ही बिल बनना चाहिए ताकि डुप्लीकेशन ना हो, वरना 2 नंबर अगर आप 2-3 बिल बनाएंगे तो अगला बंदा अपनी परचेजेस शूट अप करा के 2 नंबरियां करेगा। तो एक सेल का एक बिल बनता है, इससे ज्यादा कहते हैं ड्रामे ना करना आप लोग। और याद रखना, ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू एन इनवॉइस। जाहिर बात है, अगर आप किसी बुरी दुकान पे जाएंगे वो इनवॉइस बना के देगा आपको, तो आप उसे कभी भी 118 ना दीजिएगा। पाकिस्तान में सिर्फ कौन से लोग ये वाली इनवॉइस बना सकते हैं, सेक्शन 23 वाली, जो ये तो शुरू में भी लिखा हुआ था, रजिस्टर्ड बंदे, बुरे लोग नहीं बना सकते। अच्छा, ये वाली बात तो ऐसे ही है, असल बात तो ये है
एक बंदा जो कि सेल कर रहा हो तो बोर्ड में स्पेसिफाई टू इशू इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। बाकी अब देख लीजिएगा कैसे याद करना है फिक्रा। ये जरा पहले ग्रीन वाला याद कर लें। फिक्रा बता दें, समझ आ गया? आ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग आ टैक्सेबल सेल शेल, ओए फिक्र की सेंस ही नहीं बन रही, एक मिनट। रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सेल्स इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन रिस्ट्रिक्शन एज द बोर्ड मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई टू इशू इलेक्ट्रॉनिक। बस ये है फिक्रा। A registered person making a taxable sale shall issue electronic invoices। और एक मिनट देखें, एज द बोर्ड में स्पेसिफाई, यानी ग्रीन वाला अलग पढ़े येलो वाला अलग पढ़े। अब देखें जरा सेंस बन रही है, पहले पढ़ लें। ग्रीन वाला अलग पढ़े येलो वाला अलग पढ़े, बन गई सेंस अब? हाँ। A registered person making a sale shall issue electronic invoices, यानी कि मैनुअल नहीं, एज द बोर्ड में स्पेसिफाई, अगर बोर्ड ने उसको कहा, वरना नहीं। किस तरह करें जरा डिफरेंट हाइलाइटर से। नहीं है हाइलाइटर तो एक को सिंगल अंडरलाइन कर लें, एक को डबल अंडरलाइन। डन? अच्छा जी। सब्जेक्ट टू द कंडीशंस रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस, यानी कि बोर्ड कंडीशंस लगाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को कॉन्फिडेंशियल रखो, पासवर्ड लगाओ, सिर्फ उसी बंदे को भेजो। सब्जेक्ट टू द कंडीशन रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशंस एज बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, लिखना है वो लिख दीजिएगा, नहीं लिखना हो तो कोई मसला, इतना बड़ा मसला नहीं है। रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर 6 years। रिकॉर्ड्स कितना अर्सा संभाल के रखने हैं? 6 साल। A person shall retain records for a period of 6 years after the end of the month to which they relate। इस जो महीना एंड हो रहा हो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपने रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं, 6 साल के अंदर। मतलब कि यहां तो महीने चलते हैं ना, मार्च 2022 के रिकॉर्ड कब तक संभाल के रखने हैं? 31 मार्च 2026 तक। 23, 24 और सॉरी 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक इस तारीख तक संभाल के रखें, इसके बाद फाड़ दें बेशक। A person shall retain records for 6 years after the end of the month। ये आपको बताया हुआ है, मंथ होते हैं इससे मुराद, आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ टू विच दे रिलेट। लेकिन एक चीज है, हाँ जी, नहीं, मार्च से मुराद है मार्च के महीने की आपने जो टैक्स कैलकुलेशन की है, अगले 6 साल तक संभाल के रख लें। 15 से कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज का। आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स मंथ गिनना है ना, 31 मार्च 22 से गिनना शुरू करना है। लेकिन अगर कोर्ट में केस चला जाए फिर क्या करें? और टिल फाइनल डिसीजन इज रिसीव्ड इन अ प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट, अपील एंड एडीआरसी। ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। असेसमेंट क्या है, 3 दिन लगेंगे, अपील्स क्या है 4 दिन लगेंगे, एडीआरसी के 1 दिन लगेगा। ये सारी चीजें अगर केस कोर्ट में चला जाए तो फिर जो है वो मसला खतरनाक है। बस ये कराना था। अब 1 घंटा पूरा करना है किसी तरह, वो तो आपको कहा हुआ था मैंने, 1 घंटा पूरा करना है। करें जी 1 घंटा पूरा। आ जाए पेज नंबर, ये लेटेस्ट टाइम का क्वेश्चन नंबर 2A। जाओ नीनो आ रही तो घर जाके ये न्यूमेरिकल ले लेना, जाओ, परेशान हो रहे हो बैठ के। फॉर द ये पेज नंबर असल में किताब का 713 नंबर सफ़ा है, पता नहीं 713 है 3 है, किसने बताया था किस पिछले दिनों। 715, 2 सफ़े और ऐड हो गए हैं किताब में। 715 सफ़े के अगले से अगला सफ़ा है 700, अच्छा ये 715, ये अपनी तरफ से नंबर लगा रहे हैं। 713 से अगले से अगला सफ़ा
Jafar Associates is an AOP with two partners, Manzoor and Deep, sharing profit and losses in the ratio. भाई सर का मोड चेंज करो. In the ratio of 1:3 respectively, the following information has been extracted from the JN account for the tax year 2025. Sale, cost of sale, operating expenses, other income, profit before tax, additional information. Compute the total income of partnership. Compute the total income, taxable income and tax liability of Manzoora and Adiba for tax year 2025 under the appropriate head of income. Ignore minimum tax under section 113. सेल 100 मिलियन से ज़्यादा है और चपेड़ पहले ही 35 मिलियन है सेल, तो इग्नोर क्या करना है, हमें तो पता है हमने मिनिमम टैक्स का सेक्शन वैसे ही नहीं लेना. हाँ, सेल 100 मिलियन से ज़्यादा होती फिर इग्नोर होता तो मज़ा आता, या इस ये जो सुबह सुबह क्वेश्चन की इसमें 100 मिलियन थी इसमें तो इग्नोर करता तो मुझे हो जाती हमारी. चलें ठीक है, तूने ऐसी चीज़ याद करा दी जो तू ना भी बताता हमने इग्नोर ही करनी थी. पारा पारा कर दें साथ वाले को, पारा पारा पौरा पौरा करें, पौरा पौरा. वर्किंग नंबर 1, सफा नंबर रजिस्टर का तीसरा सफा, बल्कि चौथा सफा कर लें. पहले सफे पे यूपी का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, दूसरे सफे पे मंजूरा का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तीसरे सफे पे अदीबा का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, चौथे सफे पे वर्किंग 1 कर लें. इनकम फ्रॉम बिजनेस. इनकी इनकम्स मांगी हुई, इनकी बीवियों की मांगी हुई है. मंजूरा या अदीबा? नहीं, जूर और अदीब है. प्रॉफिट बोलें. रशीद, कल पार्ट बी में ना मजे से एडलेस किए जा रहे थे, हमें पेपर में पता चलता है क्या करना है, हम मजे से बैठ के इधर ऐड लिख देते हैं, इधर मजे से बैठ के लेस लिख देते हैं, कहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया. कभी हमारे साथ बैठ के देखें क्या गुजरी होती है, चुप करके लिखी जाती हैं एडलेस. समझ वैसे उस वक्त हमें आ रही होती है, लेकिन जब कर रहे होते हैं ना तब. कॉस्ट ऑफ सेल में 29 लाख रुपए का रॉ मटेरियल पड़ा है, फॉर विच नो टैक्स इज डिडक्टेड. तो आई के को कई दफा समझाया, अपना लेवल अपग्रेड कर लो. अब ये बच्चों वाली एडजस्टमेंट्स डाल रहा है पेपर में, तो बता दें. वर्किंग नंबर 2, किसी को याद हो कैसे लिखते थे? परचेज नॉट अलाउड. कैसे लिखते हैं आगे? लोअर ऑफ, हायर ऑफ? लोअर ऑफ. खोल के दिखाऊं या याद है? लोअर ऑफ परचेजेस ऑन विच टैक्स नॉट डिडक्टेड, 20% ऑफ टोटल परचेज. वो सवाल में दी नहीं हुई, इसलिए इसी परचेज पे 20% लगा देंगे जी. व्हाट इज अ परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड? मैं देख लेता हूं. व्हाट इज अ परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड? 29. अच्छा, टोटल परचेज अगर कहीं अलग से दे देना, कुछ एडजस्टमेंट में देता है टोटल परचेज, कुछ में नहीं देता. अब नहीं दे रहा अलग से तो इसी पे लगा दें. 2900 जरा 580 जी. लोअर को डिसअलाउ कर दें. अच्छा, एक बार याद रखिएगा, जब भी प्रॉफिट से चलेंगे ना तो नॉट अलाउड खर्चे ऐड बैक करने होते हैं. सो व्हाट इज परचेज नॉट अलाउड? बोले ना, बोले ना. 580. वर्किंग 2, तुमने हमारी जिंदगी में इंटरफेरेंस करने की कोशिश की, हमारी जिंदगी से थोड़ी देर के लिए निकल जाओ. ओके. मंजूर की सैलरी मंजूर मैं देख लेता हूं फिगर. रहने दे, ना बताएं, बोला ही ना करें. ठीक है, कहते हैं आगे से ठीक है.
बेटे मैं बर्तन धो लेती। जी अम्मी मैं फिर जा रहा हूँ। उधर से अब्बू की वजह, बेटा मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा अब्बू, तो ऐसे से लोग आ रहे हैं दुनिया में। रेंट ऑफ 15 लाख पेड टू अदीब फॉर लेटिंग आउट हिज बंगला to JA at concessional rate for office purposes. The fair market value of rent is 2000. यार ये क्या बंदा है भाई? या हायर ऑफ तो इनकम हम प्रॉपर्टी में करना है ना। ये तो अभी मैं पूछ रहा हूं उल्टाना क्या है, पहले मुझे बता दें उल्टाना क्या है। 1500 उल्टाना है। अच्छा जी मुझे बताएं क्या कहते हैं खर्चों में कितना पड़ा है? 15 लाख। ये किसको पेमेंट की है? अदीब को। किस चीज की? एक मिनट आप जो है ना एक बार पूरा सवाल पढ़ें, बी क्विक जल्दी करें, पूरा सवाल एंड तक पढ़ लें ताकि ऐसा ना हो पॉज कर दो, ताकि ये इल्जाम ना लगा दें कि कहीं हमें सवाल पढ़ाए बगैर ही बस कराई जा रहे हैं, हमारी अकल ही नहीं लग रही। भाई 80-90% मार्क्स आ जाने थे इस सवाल में आपके। पढ़ लिए सर, आगे कोई मसला मसला तो नहीं? अच्छा मुझे अब ये बताएं कि ये पार्टनर को पेमेंट हुई है कितनी? 15 लाख की। चैप्टर नंबर 8। ये तो कैफ 5 चल रहा है। अच्छा ये ना इस पे जे नहीं लगेगा। एनी प्रॉफिट ऑन डेट, एनी ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी और अदर रिम्यूनरेशन पेड बाय ईओपी टू अ पार्टनर। ईओपी अगर पार्टनर को कोई ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी वगैरह दे दे तो वो घर लेके चला जाता है, तो डेट इज सॉर्ट ऑफ ड्राइंग, तो इसको हम ऐड कर देते थे। अब असल में इट इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ ड्राइंग, बल्कि बेचारा अपना घर दे रहा है, उसके बदले उसका किराया ले रहा है। वैसे आप उसको देते हैं ना ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी, तो वो आप देते हैं कि एओपी में ये अच्छा काम करे, ये घर लेके चले जाओ, तो उसके बदले वो अपना जिस्म दे रहा होता है। ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी या अपना अपना जिस्म दे रहा होता है, तो वो अपनी एफर्ट्स दे रहा होता है। लेकिन इसमें वो अपना घर दे रहा है, उसका किराया ले रहा है। तो इसलिए लोगों की ये राय है कि ये बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, इसको माइनस हुआ रहने दें। बाहर से भी तो कोई घर किराए पे ले सकते थे, लेकिन ये ना कि बाहर से कमीशन एजेंट, ये तो लॉ मेकर ने वाज़ेह चीजें बता दी हैं। जो बता दी हैं उनको हम रिवर्स किया करेंगे, क्योंकि आपके जहन में एक सवाल बड़ा जेन्युइन भी आएगा। अगर किसी पार्टनर ने, आज तक आईके ने टेस्ट नहीं किया, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है और उस लोन के ऊपर जो है ईओपी को इंटरेस्ट दे रही है, वो भी नॉट अलाउड है, उसको हम न्यूमेरिकल में ऐड बैक किया करेंगे। लेकिन अगर पार्टनर ने घर दिया हुआ है तो यहां पे उसको रिवर्स करने का लिखा नहीं, इसलिए कुछ लोगों की राय है कि इसको रिवर्स ना करें। तो लिख लें ये बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, तो इस पे 21 का जे ना लगाएं। बहरहाल जो कोई बच्चे ऐड कर रहे होंगे 15 लाख को, यार एक आधा नंबर कट गया होगा, ये इस तरह की चीज़ें आई कि आप पंगे डालने लग गए। हर सवाल में कोई ना कोई एक चीज़ डालता है जो अगली दफ़ा वालों को पढ़ानी होती है। ये मेरी नज़र में कोई इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन ये बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है। 21 का जे में ये मेंशन नहीं है, 21 के जे में ये मेंशन नहीं है ऐसा कुछ। जी उल्टाएं भाई, नहीं उल्टाना, शो कर दें। लेस हुआ हुआ दोबारा लेस कर दें, रहने दें। अच्छा फिर इसको ना वो बाकी रसद टोटल वाली वर्किंग में भी नहीं लेके जाना, सही है? आपको पता है पार्टनर की सारी पेमेंट्स हम बाकी रसद टोटल में लेके जाते हैं, फिर इसको वहां भी नहीं लेके जाना। आगे चलें। कमीशन दिया है दीप को, कमीशन तो 21 के जे में अभी हम पढ़ के आए हैं। कमीशन किसको? अदीब को। कितना? 860। अदर इनकम में डिविडेंड पड़ा हुआ है। अदर इनकम में क्या पड़ा हुआ है? डिविडेंड। ये डिविडेंड नेट ऑफ टैक्स है, इसमें टैक्स कट चुका हुआ है। ये डिविडेंड किसी कंपनी से हमें रिसीव हुआ है जिस कंपनी की इनकम माफ थी, तो फिर डिविडेंड पे टैक्स क्यों कटा है?
भाई चैप्टर 13 हमने पढ़ा था, इससे ज्यादा नहीं करनी आपको। अगर भाई मैंने ये बताया था कि पेज 335 पे आपको बताया था, पेज 335 लिखें यहाँ पे, पेज 335 इस एडजस्टमेंट के आगे मैंने आपको बताया था अगर किसी कंपनी की बिजनेस इनकम माफ है तो वो बिजनेस पे टैक्स ना दे, लेकिन जब उसके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा तो वो डिविडेंड पे टैक्स देंगे। तो ये एओपी की कौन सी इनकम है? ये एओपी की कौन सी इनकम है? डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम एग्जाम नहीं है माय डियर, ये तो मैं कह रहा हूं। जिस कंपनी से मुझे डिविडेंड मिला वो कंपनी एग्रीकल्चर कर रही है, उस कंपनी की बिजनेस इनकम माफ है, लेकिन मैंने उसके शेयर खरीदे हुए हैं, तो मुझे तो, मैं तो नहीं एग्रीकल्चर कर रहा, मैं तो घर बैठ के टेक लगा के कंपनी को कह रहा हूं हाँ डिविडेंड भेज। तो प्लीज वेयर एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो तो कंपनी के लिए, द एग्जेम्पशन शैल बी अवेलेबल टू द कंपनी ओनली एंड शैल नेवर एक्सटेंड टू एनी पर्सन रिसीविंग एनी पेमेंट आउट ऑफ दैट इनकम। इसका बेनिफिट मुझे कोई नहीं मिलेगा, मेरे 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 हाथों में तो ये टैक्सेबल है। देखिए हमने टैक्स निकाला था 15 रुपए, मेरे हाथों में तो टैक्सेबल है, शेयर होल्डर को बेनिफिट नहीं मिलेगा। डन, ओके चलें जी। आप मुझे बता दें डिविडेंड को मैं क्या करूं? उल्टाएं ना यहां से भाई, अदर इनकम में कंप्राइज, कंप्राइज इसका मतलब है ही 6000 और कुछ पड़ा ही नहीं हुआ इसमें। कंप्राइज, कंप्राइज या इंक्लूड, लेकिन मैं तो बिजनेस की हेडिंग दे चुका हूं, इसको फौरन लेस करें क्या? और कई न्यूमेरिकल्स में हमने लेस किया आज तक, कितना? 6000 टोटल करा दें, लेकिन इसको ना आर लिख लें, रिक्लासिफाई करना है इसको फेस पे लाके। मेरी इनकम माफ नहीं है, कंपनी की इनकम माफ है, मेरा तो डिविडेंड टैक्सेबल है। जी भाई 9580 डन जी। अच्छा अब फेस की तरफ आ जाए, पहला सफा, एओपी का नाम, हाँ जी, जेएल जेए, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2025। एओपी कितनी इनकम्स कमा रही है? 2, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फाइनल टैक्स रिजीम कौन सी वाली? डिविडेंड इनकम। भाई 2 ही कमा रही है ना, बिजनेस इनकम चाहती है हमारे ऊपर, चाहती ना हमारे नजर आ रही है 9580। अच्छा एक चीज मैंने कभी आपसे क्लास में बात नहीं की थी, आज पहली दफा कर रहा हूं, लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं थी कि आपसे होनी नहीं थी, हर अटेम्प्ट वाले बच्चों से होती है ये बात, कि रीडिंग टाइम में हम आखिरी सफ़े पे देखा करेंगे कि हमें रेट्स क्या दिए हुए हैं। जो रेट डिविडेंड का अदर इंफॉर्मेशन में दे दे और जो सर ने क्लास में पढ़ाया हो, तो वो रेट आपने यूज करना है जो आपको पेपर में दे, जो आपको पेपर में दे। हमने रेट हमने याद किया हुआ बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15, ये तो डेप्सन के रेट्स हैं। अगर वो कोई और रेट दे देगा तो हम तो वो यूज करेंगे, जो ये चीजें क्योंकि हमने याद नहीं करनी होती, ये पेपर में दी होती हैं। अब हर अटेम्प्ट में आपने जाया करने और जाके, अब आप लोगों ने जो पास पेपर के सवाल आ गए हैं उनमें तो हम जनरल रेट यूज कर रहे हैं 15%, उसकी टेंशन ना लें, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं करना। पेपर में आप लोगों ने अटेम्प्ट खोलनी है और जाके उसके आखिरी सफे पे जाना है और आखिरी सफे पे जाके आपने डिविडेंड का रेट देखना है। जरा आज देखते हैं पहली दफा कौन कौन से टेबल इसने हमें दिए हुए हैं। एक तो इसने शायद टेबल 1 दिया हुआ है, वो आखिरी सफे पे ही ठोक दिया। उसके बाद ये सिक्योरिटीज का रेट दिए हुए मेरे ख्याल से, और इसके बाद जो है वो इनिशियल अलाउंस का रेट दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी का 15% एप्सन का रेट दिया हुआ है, मिनिमम टैक्स का रेट दिया हुआ है, और डिविडेंड, सॉरी 7.5, ये पूरा ऐसे पढ़ें आप,
ये ऐसी अटेम्प्ट में इसने पंगा लिया इतना लंबा पैरा डाल के कुछ बच्चों के साथ। 7.5% इन केस ऑफ डिविडेंड पेड बाय इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर वेयर सच डिविडेंड इज पास थ्रू फलां 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 कानून हुकूमत का और फलां फलां। 15% इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट एंड अदर केसेस एंड केसेस अदर देन दोज मेंशन्ड इन ए, सी एंड डी। ए, सी और डी के अलावा जनरल रेट 15% है। प्रोवाइडेड रेट ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स डिराइविंग 50% और मोर इनकम। ये म्यूचुअल फंड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, ये असल में उसने सीए फाइनल के सिलेबस से उठा के पूरा डिविडेंड की अंग्रेजी डाल दी है जहां पे। म्यूचुअल फंड्स हमारे सिलेबस में नहीं है। 0% इन केस ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय, अब ये REIT का मतलब आपको नहीं पता, ये रियल एस्टेट वाले हैं। REIT हमारे सवाल में लिखा भी नहीं हुआ। REIT स्कीम फ्रॉम स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड 35% केस ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अदर स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। स्पेशल पर्पस व्हीकल वो वाली और हैं जो हमारे सिलेबस में थी, वो कुछ और थी। 25% इन केस ऑफ पर्सन रिसीविंग डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी वेयर नो टैक्स इज पेएबल बाय सच कंपनी। ये रेट यूज होगा। 25% in case of a person receiving dividend from a company where no tax is payable by company due to exemption of income। आगे ये बिल्कुल गलत इसने लिखा हुआ है। पार्ट 8 क्या है लॉ में, चैप्टर 3 क्या है। और यार ये तो तुमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ओरिजिनल लिया है और ओरिजिनल को उठा के कॉपी पेस्ट करके यहाँ फेंक दिया। बस आई कैप हम कह ही सकते हैं, रिक्वेस्ट आइंदा ऐसी हरकत ना करें। तो कोई नहीं यार, जिन्होंने 15% ले लिया होगा उनको प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिल गए होंगे। प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी हैं, रेट लगाने के खाली मार्क्स नहीं होते जिंदगी में। आप बता दें जी, इस सारे रेट्स में से मेरे लिए रेलेवेंट कौन सा रेट है? 25%। दैट वाज द वर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ दिस अटेम्प्ट। जी डिविडेंड बताएं, नेट कितना है? नेट ऑफ टैक्स 6000 है ना, 6000 है नेट ऑफ टैक्स। ये किस पे पड़ा हुआ है? एक्सेलेंट, 75। आज 85 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये किस पे पड़ा हुआ है? 75, यानी 25% टैक्स कटा हुआ है। लेकिन मुझे तो ग्रॉस इनकम चाहिए। जी माय डियर, 8000। चले माय डियर, टोटल इनकम बता दें। 17 लेस डिविडेंड। एग्जाम नहीं है, एग्जाम नहीं है भाई। 25% टैक्स लगना है इस पे, न्यूमेरिकल में लगाएंगे इंशाल्लाह जी। 8000 टैक्सेबल इनकम बता दें। 9580। ये जी फेस बन गया। आप मुझे वो टेक्स्ट का प्लान भेजो आज की क्लास को। FAR 2 का भी मैं आपको भेज रहा हूँ, जल्दी करो। टाइम को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना जिंदगी में। हाँ हो गया भाई, चलें। सवाल की तरफ वापस आ जाएं। मेरे भाई टोटल और टैक्सेबल इनकम मांगी हुई है। जो बोंगे पेपर में टैक्स निकाल के आए AOP के, वो बोंगे ही थे आई कैप की नज़र में। उन्होंने टाइम ज़ाया किया, AOP का टैक्स मांगा ही नहीं हुआ, तो इसलिए टाइम ज़ाया ना करें। लेकिन फॉर्मेट देख लें। आप लोगों ने पहले टैक्स निकालना था 9580 पे, फिर आप लोगों ने ऐड करना था टैक्स ऑन डिविडेंड। उसका बेहतर तरीका ये होता है कि 8000 और 6000 का डिफरेंस ना लें, आप आराम से 8000 के ऊपर 25% टैक्स लगा दें, वो 2000 पे निकल आएगा यार। 8000 के 4 हिस्से करने हैं ना, 25% बड़े हुए हैं, तो ये 2000, इसको ऐड भी कर दीजिएगा, लेस भी कर दीजिएगा, तो इस तरह टैक्स निकाल दीजिएगा। छोड़ें जी, बस पेज A हमारा खत्म, पेज 1 खत्म हो गया। तो पेपर में पेज 2 पे आप सॉल्व करने हैं पार्टनर्स के न्यूमेरिकल, क्योंकि आई कैप कहता है कि हर पार्ट को अलग अलग सफ़े पे करो। तो ये पार्ट ही है ना। अब ये तकरीबन देख लें, अगला पार्ट शुरू हो गया, रिक्वायरमेंट 2। रिक्वायरमेंट 1 हमारी खत्म हो गई। अब हम क्या रिक्वायरमेंट
2। मंजूर, मंजूर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कर लें, वो वर्किंग करनी है तो क्या है पार्टनर्स के नाम? हाँ जी, मंजूर, अदीब और टोटल। हाँ, पहली चीज क्या मिली है? सैलरी और कमीशन। बोलें जी, मंजूर की? हाँ जी, 1140। अदीब का कमीशन? टोटल कहां से उठाते हैं? वर्किंग नंबर 2। टोटल यहां से उठाते हैं भाई। नहीं नहीं, ये वाला ये होता है टैक्सेबल इनकम एओपी की। अब इसको पार्टनर्स में क्या करना है? बांटना है। बाकी रसद और टोटल वाली 95 जी माय डियर। हाँ जी, 75 क्या करना है? इक्वल पार्टनर्स है या देखें, पता नहीं क्या है। 1:3। 1 किसका है? मंजूर का। तो 18 56। हो गया जी। टोटल 3035 6545। अब वर्किंग्स ना करें, डायरेक्ट जो है ना बस बंदे का नाम लिख के खोल लें। मिस्टर मंजूर, दूसरे सफा जो रखा हुआ था आप लोगों ने। मंजूर, मंजूर सोल्ड 5000 शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फॉर 600 ईच ऑन 30 सितंबर 2024। ही एक्वायर्ड दीज शेयर्स फॉर 500 ईच। मंजूर पेड अ ब्रोकरेज फीस ऑफ 2 पर शेयर टू द ब्रोकर हाउस। मेरे भाई, लिस्टेड कंपनी के केस में ना एक्चुअल खर्चे आपने इग्नोर करने हैं और नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। ये कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी, याद है? लिस्टेड कंपनी के केस में आपने नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। ठीक है जी। वैसे तो वर्किंग हो जानी चाहिए, मेरे ख्याल से बेहतर है। वर्किंग नंबर 4 मंजूर के लिए। कॉन्सिडरेशन बताएं जी। क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बताएं ना। 5000 इंटू जी 3000। कॉस्ट इंटू नोशनल
किसी को याद है कैसे करते थे? 3000 नहीं, एक्चुअल खर्चा, एक्चुअल कमीशन इग्नोर करें आप, इनटू 0. हाँ जी, 470। आगे चलें। बस ठीक है। टोटल इनकम 472 लेस इनकम फ्रॉम सेपरेट ब्लॉक जी 472। सबर यार, हौसला। टैक्सेबल इनकम 0 है। अब करें ऐड शेयर फ्रॉम एओपी। शेयर फ्रॉम एओपी बोलें कितने? लेकिन आपको पता है आगे फायदा नहीं होना, जिन्होंने पिछली क्लासें ली हुई हैं। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस 30। टैक्स किसी को याद है? नो नीड। नो नीड। एक्चुअल टैक्स नो नीड डिवाइडेड बाय 30। भाई देखिए ना इधर, नो नीड डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 0। लेकिन सिक्योरिटीज का टैक्स तो निकाले ना, एड टैक्स ऑन सिक्योरिटीज। जाके टेबल में देखते हैं क्या रेट बन रहा है। जाके टेबल में देखते हैं क्या रेट बन रहा है। 10%। ये जवाब 47। मुझे कल याद कराइएगा, मैं टेबल खोल के रेट दिखा दूंगा। ठीक है भाई, बात खत्म हुई। अब 1 मिनट मुझे दे दें, मैंने भी बस क्लोज करना है, 4:40 में निकलना है। तो टेबल में रेट को देख लीजिएगा। आगे किसका न्यूमेरिकल है? मिस्टर अदीब। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन बताएं इसकी। भाई मैं सब कुछ करने दूंगा आपको, तस्वीर लेने दूंगा, आप लोग रेट देख लीजिएगा घर जाके। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन बताएं इसकी। 300। सेल ऑफ पेंटिंग, डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग आगे लिख दीजिएगा। नॉर्मल रिजीम है कितनी? भाई सॉरी यार, याद रखिएगा इसकी एक और इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। उसके लिए ये खर्चा था, इसके लिए ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। उसके लिए ये डिडक्शन था, हमारे लिए इनकम है। तो पार्टनर अगर अपना घर किराए पे दे दे तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। और मैं आपको बताऊं, पेपर में गुंजाइश है इतनी कि आप लोग ऐसे भी कर लें, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगी, बेहतर ऐसे ना कीजिएगा। एक्चुअल किराया कितने? एक्चुअल किराया जो आप इस, हमारी तो इनकम है, ये एक्चुअल किराया 1500 है। फेयर मार्केट किराया 2000। उल्टाया इसलिए नहीं कि ये बिजनेस का खर्चा था, बिजनेस के खर्चों में 1500 पड़ा हुआ, 1500 पड़ा रहे। 2000 माइनस रिपेयर अलाउंस, कितना बन रहा है रिपेयर अलाउंस? 400।
जवाब 1600। चलो छुट्टी। दो मैं तस्वीर अभी लेने देता हूं। 2000 माइनस आगे क्या करना है, किसी को याद है आगे क्या करना है? ये क्या कम वाली इनकम निकल आई? एट शेयर फ्रॉम एओपी। एक मिनट मैं आपको सारी तस्वीरें देता हूं। शेयर फ्रॉम एओपी बोले 6545। एट शेयर फ्रॉम एओपी 654। ना यार छोड़ो, कोई टोटल्स नहीं करने। ये क्या निकल आई? ज्यादा वाली इनकम ये निकल आएगी, जो भी निकल आई। इसके ऊपर टैक्स निकालिएगा घर जाके और एक्चुअल टैक्स निकालिएगा, सवाल खत्म। 8445 ये दोनों फिगर्स खुद ही निकाल लीजिएगा। तस्वीर खींचे मंजूर की। बाकी तो मैंने आपको राम राम से नोट करने दिया था। पीए को बुलाएं जरा जल्दी। खींच ली मंजूर की तस्वीर? मंजूर की नहीं खींचनी थी, ये वाला मंजूर। अदीब की तस्वीर खींचे। क्रॉस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये नहीं, क्वेश्चन मार्क का मतलब है घर जाके निकाल लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।